आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर, जिसे हिंदी में गठिया बाय या आमवात भी कहा जाता है। दरअसल ये इन्फ्लामेटरी पॉलीआर्थराइटिस है और इसमें कई सारे जोड़ इन्वॉल्व होते हैं। यंग फीमेल्स में ये ज्यादा करके होता है और इसकी शुरुआत होती है अक्सर हाथ के जोड़ों से। आपने कई मरीजों के देखा होगा, हाथ की या पैर की उंगलियों में कुछ सालों के बाद में टेढ़ा बनाने लगता है और इसकी सीवियरिटी डे बाय डे बढ़ती है और आपको घुटने की या हिप की सर्जरी करानी पड़ती है। और ये बीमारी सिर्फ जोड़ों पर ही नहीं रुकती, ये इसके साथ में जोड़ों के बाहर आपके लंग्स, आपके हार्ट और दूसरे ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करती है। इसलिए मरीज का इस बीमारी के अंदर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम वो सारी बातें जानेंगे जो एक आम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाय के मरीज को जानना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन में कॉम्प्लिकेशन फ्री लाइफ, पेन फ्री लाइफ, सर्जरी फ्री लाइफ जी सके। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये स्पेसिफिक चैनल मैंने मेरे पर्सनल नाम से डॉक्टर संजीव अग्रवाल नाम से शुरू किया है और इसमें मैं वही वीडियोस डालता हूं जॉइंट्स पेन या बोन के इश्यूज से रिलेटेड है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन समय पर मिले, और इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, जिससे लोगों की नॉलेज अपग्रेड हो, उनको ये समझ में आए कि उन्हें किस प्रकार की आर्थराइटिस है, जिससे उसमें लाभ पा सके और अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाय आपने भी सुना होगा कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या है उसके बारे में भी हम समझेंगे, पर इसके कारण इसमें मेन आपके जोड़ों में इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन, सूजन आती है और धीरे धीरे जॉइंट्स खराब होने लगते हैं। पर इसकी शुरुआत दरअसल होती क्यों है? इसकी शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, जिनमें कुछ स्पेसिफिक जीन्स हो सकते हैं, मोर ओवर, जरूरी नहीं कि हर एक में हो ही। तो इसमें HLA, DR1 एंड DR4 इस प्रकार के जीन्स कॉमनली पाए जाते हैं जो इनको प्रीडिस्पोज करते हैं इस बीमारी के लिए। और प्रेसिपिटेट कैसे होती है? आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को कुछ बुखार आया, वायरल इन्फेक्शन हुआ, या कोई सिगरेट स्मोकिंग, उसके कारण जो बॉडी के सेल्स में इंजरी होती है, या प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल चेंजेस के कारण, इस तरह के इश्यूज के कारण, या लंबी इलनेस के बाद जैसे चिकनगुनिया, अचानक से ये प्रेसिपिटेट होता है। अक्सर ये देखने में आया है कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे एनवायरनमेंट के टॉक्सिन्स, या किसी को अगर लीकी गट है, या किसी को ग्लूटीन से अगर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो ऐसे लोगों में जब इस प्रकार की चीजें बॉडी के अंदर ब्लड में पहुंचती है, या बॉडी में अनडाइजेस्टेड प्रोटीन अगर ब्लड में पहुंचते हैं, तो वो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। और ये काम करते हैं कैसा? एक एंटीजन के जैसा, एक एनिमी के जैसा। तो शरीर का डिफेंस सिस्टम उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडीज एंटीजन को तो न्यूट्रलाइज करता है, पर अगर इस एंटीजन का प्रोटीन स्ट्रक्चर आपके शरीर के किसी भी टिश्यू से मैच करता होगा तो बाय मिस्टेक उधर भी अटैक कर देता है। तो शुरुआत होती है ऑटो इम्यून इलनेसेस की। अब ये जो ऑटो इम्यून इलनेस है, ये ऑटो इम्यून इलनेस जहां पर ये एंटीबॉडीज आपके शरीर में अटैक करेंगे, उसके हिसाब से डॉक्टर्स ने इसको अलग नाम दिया हुआ है। अब जैसे ही एंटीजन के सामने एंटीबॉडी बने और इन्होंने अटैक कर दिया आपके नर्वस सिस्टम पर, तो उसे बोलेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सपोज करिए इन्होंने अटैक कर दिया थायराइड पर, तो हाइपोथायराइड की समस्या, होशिमोटो थायराइडाइटिस, इस प्रकार की प्रॉब्लम अक्सर मरीजों में देखने में आती है। या मान लीजिए इन एंटीबॉडीज ने स्किन पर अटैक कर दिया, तो सोरियोसिस। मतलब जहां पर अटैक किया उसके हिसाब से डॉक्टर्स ने उस बीमारी को एक नाम दे दिया है। इसी प्रकार से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं
अगर इन एंटीबॉडीज ने जोड़ों के ऊपर, खास तौर से हाथ के और जो पैरों के स्मॉल जॉइंट्स हैं, इसके बाद में जो बड़े जॉइंट्स हैं उनके ऊपर अगर अटैक किया इन एंटीबॉडीज ने, तो उधर इन्फ्लामेशन, सूजन आना शुरू होता है और इसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये एक ऑटो इम्यून जो स्पेक्ट्रम है बीमारियों का, उसका एक हिस्सा है। इसमें चूंकि सेल के ऊपर अटैक होता है, टिश्यू के ऊपर अटैक होता है, तो उसके कारण होता क्या है, भारी इन्फ्लामेशन पैदा होता है, टिश्यू में डैमेजेस आते हैं, जॉइंट्स डैमेज होते हैं और ये बीमारी आगे बढ़ती चली जाती है। तो आपको ये बात समझ में आया कि ऑटो इम्यून इलनेसेस होती क्या है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में किस प्रकार से ये एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो जॉइंट के टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं। अक्सर ये देखने में आता है 30 से 60 साल के पेशेंट्स के अंदर। महिलाएं मोर ओवर अफेक्ट होती है। देखिए क्या होता है, जैसे ही आप जॉइंट्स पेन की बात करते हैं, आपके सामने पिक्चर क्या आता है कि एक 50 या 60 साल की बुजुर्ग या तो महिला होगी या पुरुष होगा, उसके अंदर जोड़ों के अंदर दर्द होगा, तो वो होता है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस में। पर यहां बात हो रही है गठिया बाई की, ये यंग लोगों में होता है। तो 30 से 60 साल की उम्र इसके लिए ज्यादा वल्नरेबल है। कुछ बच्चों में भी ये हो सकता है, 16 साल की उम्र के पहले अगर होता है तो उसे बोलते हैं जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इसके अंदर फीमेल्स कॉमनली अफेक्ट होती हैं, इनका रेशो 1:3 का रहता है, मेल्स कम अफेक्ट होते हैं और ये पूरी पॉपुलेशन का करीब 1% लोग अफेक्ट होते हैं। मतलब इंडिया में जो टोटल 18 करोड़ के करीब आर्थराइटिस के मरीज हैं, उनमें लगभग 1.5 करोड़ मरीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अकेले हैं। तो ये बीमारी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जानने के लिए। फिर करीब 5% इसमें चांसेस हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन में जाए, क्योंकि अक्सर मरीज मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को तो रूमेटॉइड हो गया है, पर मेरी नेक्स्ट जनरेशन में जाने के क्या चांस है? तो लगभग 5% है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सभी को होने वाला है, हार्डली 5%। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपके इमीडिएट पेरेंट्स को है तो आपको होगा ही, या फिर आपको हो गया है तो उनको होना ही चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं है। तो फीमेल्स में ये काफी कॉमन है और इसकी जो शुरुआत होती है, मरीज आखिर इसका क्लिनिकल पिक्चर क्या देगा। जब मरीज हमारे पास में आता है तो अक्सर उसकी शिकायत क्या होती है, मेरे हाथ की उंगलियों में दर्द शुरू हुआ है और ये दर्द मोर ओवर सिमेट्रिकल होता है, अगर एक हाथ में है तो दूसरे हाथ में भी होगा। पर कभी कभी कुछ रेयर इंस्टेंसेस आते हैं, कैसे कि नी के अंदर इन्फ्लामेशन है और एक ही घुटना इन्वॉल्व है, इवन 2 घुटने इन्वॉल्व भी नहीं है। कुछ महीनों के बाद में फिर हाथों के अंदर टिपिकल पेन आना शुरू होता है। तो जैसे एक घुटने में दर्द शुरू हुआ, 30-35 साल की उम्र है, तो हमको लगता है कि रूमेटॉइड तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट है। जांचें सारी करा लेते हैं, उसमें सब में नेगेटिव आता है, पर जब रूमेटॉइड की जांच कराई जाती है तो सडनली पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी एक जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट भी शुरुआत में देखने में आता है, पर यूजुअली इसमें मिरर इमेज देखने को आती है, सिमेट्रिकल दोनों साइड के जोड़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखेगा और मोर ओवर हाथ के छोटे जोड़ों से इसकी शुरुआत होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब हाथ में बायलेटरल सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होगा और वहां पे जोड़ों के अंदर, ये गठानों के अंदर दर्द शुरू होता है, सूजन आती है, इन्फ्लामेशन होता है और अक्सर जब हाथों के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा तो जो जोड़ इन्वॉल्व होंगे वो होगा मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट और ये प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। मतलब ये 2 जोड़ आमतौर पर अफेक्ट ज्यादा होते हैं, जबकि वहीं जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है उसमें ये नाखून के पास वाला और सेकंड नंबर का जोड़ ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इससे समझ में आता है डॉक्टर को देख करके कि ये इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होना चाहिए। अब इसके बाद में जो मेजर जॉइंट्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। हाथ के जोड़ों के साथ में पैर के जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट होगा, साथ में नी, एंकल, शोल्डर, एल्बो, हिप और इवन गर्दन के जोड़ों का भी कुछ सालों के बाद में इन्वॉल्वमेंट आने लगता है। और इवन नी और हिप के इन्वॉल्वमेंट के कारण तो
मरीज को सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। तो इस प्रकार का टिपिकल पिक्चर आता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये दो जोड़ आमतौर पर अफेक्ट होते हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक डिफॉर्मिटीज आती हैं। कुछ साल निकल जाएंगे रूमेटॉइड को, फिर आप देखेंगे टिपिकल डिफॉर्मिटीज हाथ के जोड़ों में आने लगती है, जिसको स्वान नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं, जो इस प्रकार की दिखाई देती है। टिपिकल हाथों के अंदर चेंजेस आते हैं। या फिर बोटोनियर्स डिफॉर्मिटी, इसमें इस प्रकार के उंगलियां हो जाती हैं, देखने में आती हैं। और जेड डिफॉर्मिटी थंब के अंदर आती है और उसके अंदर डेविएशन होता है, साथ में अल्नर डेविएशन फिंगर्स का होता है। ये देखिए स्वान नेक डिफॉर्मिटी, साथ में अल्नर डेविएशन और जेड डिफॉर्मिटी, सारी डिफॉर्मिटीज हाथों की एक ही पिक्चर में दिखाई गई है। तो इस प्रकार के हाथों में टेढ़ापन आने लगता है। और ये खास तौर से कब आता है? अगर आप अपने शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन, सूजन को काउंटर नहीं करते, उसका ध्यान नहीं देते, तो ये डिफॉर्मिटी जॉइंट्स धीरे धीरे खराब हो जाते हैं और फिर डिफॉर्मिटी आना शुरू होती है। इसमें दो चीजें मेन है। पहला कि अगर आपने अपने ईएसआर और सीआरपी का ध्यान नहीं रखा तो ऐसा होगा, और दूसरा अगर आपने अपने जोड़ों की रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं की, अपने जोड़ के सराउंडिंग मसल्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन नहीं किया, तो डिफॉर्मिटी जल्दी आती है। इवन नी और हिप में भी डिफॉर्मिटी आना शुरू होती है, जिसके लिए फिर आप आगे जाके बाध्य हो जाते हैं सर्जरी कराने के लिए। देखिए फुट के अंदर भी डिफॉर्मिटी आती है, ये हैमर टो हो जाता है, बियूनियन होता है, मतलब यहाँ पर पैर के अंगूठे के अंदर चेंजेस आने लगते हैं जोड़ में, और सेकंड फिंगर के अंदर, टो के अंदर चेंजेस आते हैं। आपके हील पेन रहता है, फुट पेन रहता है, उसके बाद में कुछ स्किन के ऊपर नोड्यूल्स आने लगते हैं फुट के अंदर भी, और आगे फुट के अंदर पेन होने लगता है। जो आपका मेटाटार्सल जॉइंट्स वगैरह है उनके अंदर भी पेन आने लगता है, साथ में सूजन रहने लगती है। अब स्मॉल जॉइंट्स पर अफेक्ट होने के बाद में बॉडी के जो मेजर जॉइंट्स हैं, जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, उस पर अगर असर आता है तो पेशेंट की लाइफ, उसकी मोबिलिटी अफेक्ट होने लगती है। तो हाथ के जोड़ों के बाद में फिर नी के अंदर दर्द और सूजन का आना काफी कॉमन है। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी बेसिकली शुरुआत होती है साइनोवियाइटिस से। यहाँ पर जो साइनोवियल इनर लाइनिंग है जॉइंट की, उसके अंदर सूजन आना शुरू होता है। फिर जॉइंट के अंदर फ्लूइड ज्यादा आने लगता है, इन्फ्लामेशन जब बढ़ता है, क्योंकि मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूं जो आपको समझ में आए, ना कि एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आम आदमी को जो समझ में आए। तो जोड़ों में जैसे जैसे फिर सूजन बढ़ती है, आपके कार्टिलेजेस के अंदर जो हड्डी के किनारे पर है, उसके अंदर गलाव आना चालू होता है, उसमें इरोजन होता है। ये इरोजन होने के बाद में यही इरोजन बोन्स के अंदर शुरू होता है और आपका पूरा जॉइंट धीरे धीरे डिसरप्ट होता है। एक बार कार्टिलेज पूरी तरह खत्म हो गई, हड्डी पे हड्डी रगड़ने लगी, तो फिर आपको उसकी सर्जरी ही करानी पड़ती है। और इसमें दो जॉइंट मेन इन्वॉल्व होते हैं, एक नी जॉइंट और दूसरा हिप जॉइंट। तो नी जॉइंट और हिप जॉइंट, अगर इन दो जॉइंट की अगर सर्जरी हो जाए, अगर किसी मरीज की ये 4 सर्जरीज हो जाए, 2 नी और 2 हिप, तो समझिए वो किस स्थिति में उसकी मानसिकता पहुंच जाएगी। तो इस स्थिति से बेसिकली बचा जा सकता है अगर आप समय रहते अपनी बीमारी की केयर करें। देखिए अगर किसी को रूमेटॉइड एक बार पॉजिटिव हो गया तो ये बीमारी लाइफ टाइम के लिए। कई बार मरीज मेरे पास ओपीडी में आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से। उनका जब प्रिस्क्रिप्शन पूरा हो जाता है तो जाने के पहले गेट के पास जाकर के फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं पूरी तरह से क्योर तो हो जाऊंगा ना, मेरी बीमारी खत्म तो जड़ से हो जाएगी ना? तो मैं मेरा कई बार सिर पकड़ लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब आप वापस से आओ और बैठ करके ठीक से समझ करके जाओ बीमारी के बारे में। क्योंकि देखिए 8 साल के अंदर आप क्योर वर्ड के पीछे पढ़ करके आपने कम से कम 10 डॉक्टर बदल लिए, आपने तरह तरह के इलाज किए, एलोपैथ किया, एलोपैथ से डर के फिर आयुर्वेदिक किया, फिर आपको रिलीफ नहीं मिला, होम्योपैथी किया, यूनानी किया, एक्सरसाइज किया, योगा किया, अब मेरे पास आकर के बैठे हैं और अभी भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि रूमेटॉइड इज बेसिकली फॉर लाइफ टाइम। कई बार कुछ डॉक्टर्स बोल देते हैं मैं आपका आरए फैक्टर एंटी-सीसीपी नेगेटिव कर दूंगा,
वो 1-2 साल में कई बार नेगेटिव हो भी जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी पूरी तरह जड़ से आपके शरीर से खत्म हो गई। बेसिकली बीमारी है, परंतु रेमिजन में है, ये वापस से दोबारा आ सकती है। आपको आपके प्रोटोकॉल्स जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे उनका बराबर ध्यान रखना होगा, अन्यथा ये दोबारा आएगी। तो इसका कोई कोर्स नहीं होता कि आप 3 महीना 6 महीने का कोर्स करें और पूरी तरह से फिट हो जाए। अगर ये बीमारी है तो आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखिए। और अगर आपने ट्रीट सही से किया, सीरियसली लिया, तो आपका जीवन पूरी तरह से नॉर्मल निकलेगा। अगर आपने नहीं लिया डॉक्टर की बात को सीरियसली, तो डॉक्टर का कुछ जाने वाला नहीं, प्रॉब्लम होगी आपको, आपके जॉइंट्स रिप्लेस होंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि आप गलती कर चुके हैं, तो तब पछता करके आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। तो इतनी स्थिति खराब हो उसके पहले अक्सर मैं 5 प्रोटोकॉल्स की चर्चा करता हूं, उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे आगे। अब जॉइंट्स के इन्वॉल्वमेंट के अपार्ट जॉइंट के बाहर भी ये बीमारी अपना असर दिखाती है। तो जॉइंट के बाहर क्या क्या हो सकता है? इसमें बेसिकली सूजन के कारण इंफ्लामेटरी साइटोकिन्स रिलीज होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम और उसके सेल्स के द्वारा। तो जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो साइटोकिन्स बनाता है, और उनके कारण अगर ये साइटोकिन्स ब्रेन तक चले जाएं तो आपको फीवर के जैसा महसूस होगा, थकान बहुत होगी, आपको खाने पीने का मन नहीं करेगा, आपका एपेटाइट पूरी तरह से चला जाएगा। तो ये बीमारी आपके दिमाग पर भी असर डालती है और कई बार मरीज इसके कारण डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसे लोगों को उनकी फैमिली का सपोर्ट होना काफी जरूरी है, जिससे वो डिप्रेशन में ना जाए। फिर आपके मसल्स के ऊपर असर डालती है। आपके मसल्स के अंदर ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देती है, जिससे आपका मसल मास कमजोर पड़ने लगता है। आप चलते हैं, आप देखते हैं आपके हाथ पैर पतले हो गए हैं, आप में उतनी स्ट्रेंथ नहीं बचती चलने के लायक या सीढ़ियां चढ़ने के लायक। तो इस चीज के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करना होता है और अपने भोजन के अंदर प्रोटीन की मात्रा सफिशिएंट रखनी होती है। फिर यही आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर असर करता है, वेस्कुलाइटिस करता है, एथ्रोमेटस प्लाक्स, वो आपके खून की नलियां पतली हो सकती हैं, उसमें फाइब्रोसिस और साथ में फैट डिपॉजिट हो सकता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसके अपार्ट रूमेटॉइड के नोड्यूल कई बार स्किन के अंदर बनते हैं या बॉडी के अंदर बनते हैं, जैसे हार्ट में, लंग्स में, स्क्लेरा में, आईज के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स बन सकते हैं, और स्किन में तो काफी कॉमनली आप लोग खुद भी महसूस कर सकते हैं। फिर इसके अपार्ट आपको इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, यही बीमारी आपके छाती पर असर डालती है, आपके लंग्स पर, फेफड़ों पर असर डालती है, और लंग्स में फाइब्रोसिस होता है, जिसके कारण आप थोड़ा सा चलते हैं आपको थकान महसूस होने लगती है। फिर इसके बाद में पानी आपके लंग्स के चारों तरफ भरने लगता है, तो उससे और थकान महसूस होती है। तो इस स्थिति में पहुंचने से बचने के लिए आपको दवाइयों का सेवन और प्रोटोकॉल का प्रॉपर फॉलो करना बहुत जरूरी है। फिर लिवर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, खून की कमी और एनीमिया हो सकता है। इसके साथ में न्यूरोपैथी, क्योंकि ये आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ा रही है, खून की नलियों पर असर डाल रही है, तो न्यूरोपैथी, हाथ पैरों के अंदर जलन की समस्या, इवन कार्पल टनल सिंड्रोम, हाथ के अंदर जलन का बहुत बढ़ जाना, इस तरह की समस्या आ सकती है। डिप्रेशन मैंने आपको बताया ही, और साथ में विजन के इश्यूज भी आ सकते हैं। फिर चूंकि ये हड्डियां, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह सफिशिएंट नहीं करेंगे तो ये आपके बोन्स पर भी असर डालेगी, ऑस्टियोपोरोसिस और सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर स्पेसिफिकली ये इम्पैक्ट डालती है, इन्फ्लामेशन करती है, जिससे कंटिन्यूअस गर्दन के अंदर कई मरीजों को दर्द रहने लगता है जब ये बीमारी बढ़ जाती है। और फिर कई सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंसेस भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये सभी जॉइंट्स के बाहर के इश्यूज हैं जो बीमारी के बढ़ने पर आपके अंदर देखे जा सकते हैं। इन सभी से अगर बचना है तो अक्सर मैं सजेस्ट करता हूं कि 5 प्रोटोकॉल रेगुलर फॉलो करें। वो 5 प्रोटोकॉल क्या है? पहला, अपनी डाइट को ठीक रखें, क्योंकि देखिए ये बीमारी हो क्यों रही है, आपके शरीर में कोई एंटीजन आ रहा है, उसके सामने आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है,
तो अगर हम इस एंटीजन के आने को, जो बाहर से एक्सटर्नल चीज है, हमारे शरीर में कोई भी चीज बाहर से कैसे आएगी, या तो सांस के रास्ते से या फिर भोजन के रास्ते से। तो अगर भोजन में कोई प्रोटीन आ रहा है, हमारे लीकी गट या हमारे गट से एब्जॉर्ब होके ब्लड तक पहुंच रहा है, तो हमें अपने भोजन में आइडेंटिफाई उस प्रोटीन को करना जरूरी है। अगर उसकी एंट्री कम होगी बॉडी में, एंटीबॉडीज कम बनेंगे। और फूड वैसे भी शरीर के अंदर प्रो इन्फ्लामेटरी हो सकता है, एंटी इन्फ्लामेटरी हो सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, अगर हम हल्दी का सेवन करते हैं तो आपके डॉक्टर भी जानते हैं कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। वहीं अगर रूमेटॉइड का मरीज दही का सेवन रेगुलर करे तो वो देखे कि उसके जोड़ों में जकड़न बढ़ने लगती है, इन्फ्लामेशन बढ़ने लगता है। और डॉक्टर्स अक्सर क्या बोलते हैं, आप कुछ भी खाइए, मैं दवाई के डोज बढ़ा दूंगा, आपकी बीमारी ठीक रहेगी। परंतु वो तो दवाई के डोज बढ़ा देंगे, जब आपको साइड इफेक्ट्स बढ़ेंगे तो आप उन साइड इफेक्ट के चलते सारी दवाइयां बंद करके बैठ जाते हैं और बीमारी आपकी बढ़ती चली जाती है, ESR CRP बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में आपको एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लेना चाहिए और साथ में ऐसी डाइट लेना चाहिए जो ऑटो इम्यून डिजीज को बढ़ावा ना दे। तो डाइट का प्रोटोकॉल बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए अक्सर मैं बोलता हूं मरीजों को एक 6 महीने का इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन प्रोटोकॉल ज्वाइन करने के लिए, जिससे डाइट से ही पहले ही नंबर पर आप अपनी बीमारी को काफी हद तक रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। फिर जो इश्यूज रह जाते हैं वो आपको योगा और एक्सरसाइज में एड्रेस करने होते हैं। योगा एक्सरसाइजेस के बाद अगर कुछ इश्यूज रह गए, दर्द के, सूजन के, जॉइंट्स रिलेटेड, तो कुछ हर्बल सप्लीमेंट से उनको डील किया जा सकता है। जैसे अक्सर मैं आपको बताता हूँ जॉइंट फ्रेश जैसा पाउडर या फिर टैबलेट, और साथ में 4 स्टेप टैबलेट, जिससे आपके जोड़ों का दर्द और सूजन कंट्रोल किया जा सकता है। या फिर अगर न्यूरोपैथी की शिकायत है तो नर्वोकूल जैसे सप्लीमेंट्स। तो इसके बाद में भी अगर आपकी बीमारी बनी हुई है, आपको तकलीफ बढ़ा हुआ है, आपकी बीमारी रिलैप्स में है या आपको दर्द सूजन ज्यादा है, तब आपको एलोपैथिक दवाइयों का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डाइट का प्रोटोकॉल ठीक करेंगे, दूसरा एक्सरसाइज योगा करेंगे, हर्बल सप्लीमेंट्स लेंगे। इन 3 के बाद भी अगर आपको कुछ परेशानी रहती है तो फिर एलोपैथिक दवाइयों का सपोर्ट लेंगे। और एलोपैथिक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है और बीमारी का आपके शरीर में क्या स्टेटस है, ये जानने के लिए हर 3 से 6 महीने में आपको ब्लड टेस्ट करना जरूरी है, जिससे बीमारी की मालूमात हो। अगर बीमारी उतार पर है तो आपके दवाइयों के डोजेज, एलोपैथिक दवाइयां बंद की जा सके। तो ये 5 प्रोटोकॉल अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो किसी भी सर्जरी से आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बच सकते हैं। तो एक पार्ट है इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, जिसकी चर्चा हम सेकंड पार्ट के अंदर सेकंड एपिसोड में करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है इसकी डायग्नोसिस। इसकी डायग्नोसिस बेसिकली आपके क्लिनिकल पिक्चर के बेस पर, जो आप अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, उसके हिसाब से जब हम आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब साइन और सिम्टम के बेस पे किया जाता है, और साथ में कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सरे में चेंजेस काफी समय के बाद आते हैं। शुरू की स्टेज के अंदर ब्लड में चेंजेस जैसे ESR और CRP या RA NT-CCP जैसी जांचें, ANA जैसी जांचें करने से हमको क्लैरिटी आती है कि आपको रूमेटॉइड है या नहीं। तो इसकी इन लेंथ चर्चा हम डायग्नोसिस पार्ट में करेंगे और ट्रीटमेंट को पूरी तरह से अगले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में जाना, क्या कारण हो सकते हैं, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या मरीज के साइन एंड सिम्टम होते हैं। अगर ये साइन एंड सिम्टम आप में भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप जरूर अपने डॉक्टर को संपर्क करें, या सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मेरे से या मेरी टीम से संपर्क करके इसके बारे में और क्लैरिटी ले सकते हैं। या आपको अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव है तो ऐसी स्थिति में आपको ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।